माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम इसको चेक करें तो हमें सबसे पहले जो है वो थायराइड ग्लैंड में इस तरह के स्फेरिकल बॉडीज नज़र आएंगी। दी स्फेरिकल बॉडीज आर कॉल्ड थायराइड फॉलिकल्स। और इन स्फेरिकल बॉडीज़ के दरमियान या थायराइड फॉलिकल के दरमियान की जो स्पेस है वो इंटर फॉलिकुलर स्पेस कहलाती है। एंड थायराइड फॉलिकल्स आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब एक थायराइड फॉलिकल को जूम करके अगर इसमें चेक किया जाए कि माइक्रोस्कोप के अंदर के इसमें किसके फर्दर स्ट्रक्चर्स क्या होंगे कि सेंट्रल पार्ट जो है उसमें हमें एक ग्लू लाइक सब्सटेंस नज़र आता है जिसको कि थायराइड फॉलिकल कहते हैं, थायराइड कोलाइड कहते हैं। थायराइड कोलाइड जो है वो एज ए स्टोर हाउस काम करेगी T3 और T4 के लिए। और इसमें जो है बेसिकली कोलाइड जो है इट्स प्रोटीनी नेचर में थायरोग्लोबुलिन जो है वो स्टोर होती है। उसी से ही जो है वो थायरोग्लोबुलिन से ही कोलाइड जो है वो बनता है। अब उसके थायराइड फॉलिकुलर सेल्स के ल्यूमेन के बाहर जो है ये हमें जैसे ये सेल नज़र आ रहे हैं, ये स्पेशल एपिथेलियल सेल्स हैं थायराइड फॉलिकुलर सेल्स के, जिनके अंदर जो है वो T3 और T4 मतलब ये टेक पार्ट करते हैं T3 और T4 की सिंथेसिस में। हेंस जो है थायराइड फॉलिकल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ थायराइड ग्लैंड। और थायराइड फॉलिकल के अंदर थायराइड फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट है। अब थायराइड फॉलिकुलर सेल्स क्या हैं? वो स्पेशल एपिथेलियल सेल्स हैं। इसके अलावा पैराफोलिकुलर सेल्स प्रेजेंट हैं। पैरा मीन्स अलोंग, सो पैराफोलिकुलर सेल्स अलोंग फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट हैं। और ये कैल्सिटोनिन की सेक्रेशन करते हैं जो कि कैल्शियम होमियोस्टेसिस में जो वो टेक पार्ट करता है। इसके अलावा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, आउटर मेम्ब्रेन और कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं। थायराइड ये माइक्रोस्कोपिकली जो है वो सेंट्रल पार्ट जो है वो कोलाइड है। साइड पे जो है वो एपिथेलियल सेल्स नज़र आ रहे हैं जो कि फॉलिकुलर सेल्स हैं, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स। और साथ में जो है वो पैराफॉलिकुलर सेल। अब शेप अगर फॉलिकुलर सेल्स, थायराइड फॉलिकुलर सेल जो स्पेशल एपिथेलियल सेल्स हैं व्हेन दे आर इन इनएक्टिव स्टेट, तो इनकी जो शेप है ये सिंपल क्यूबॉइडल शेप होते हैं। और जब ये एक्टिव स्टेट में होते हैं, एक्टिव मीन्स दे आर एक्टिवली प्रिपेयरिंग एंड सेक्रेटिंग T3 एंड T4, तो तब इनकी जो शेप है लो कॉलमनर शेप हो जाती है, जैसे ये हमें ये नज़र आ रहा है। इसमें जो है ये दे आर इन एक्टिव स्टेट। फॉलिकुलर सेल्स की तीन जो है वो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। एक तो ये कि ये एक फॉलिकल है, फॉलिकल के दरमियान का ये वाला जो पार्ट है ये कोलाइड है। ये स्पेशल एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि थायराइड फॉलिकुलर सेल्स हैं। अब इन फॉलिकुलर सेल्स की तीन मेम्ब्रेन्स होती हैं। वो मेम्ब्रेन जो ल्यूमेन की तरफ प्रेजेंट है वो कहलाती है एपिकल मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन जो इंटर फॉलिकुलर स्पेस की तरफ है यानी कि ल्यूमेन के ऑपोजिट है वो कहलाती है बेसल मेम्ब्रेन। और जो दो फॉलिकुलर सेल के दरमियान की आपस की मेम्ब्रेन होगी वो लेटरल मेम्ब्रेन कहलाएगी। अब जैसे ये वाली जो ल्यूमेन की तरफ है, ये जिनके ऊपर हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं फिंगर लाइक, जो कि माइक्रोविलाई टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ये कहलाते हैं। ये जो है ये एपिकल मेम्ब्रेन है। इस तरफ जो कि कैपिलरीज की तरफ प्रेजेंट है, दिस इज़ द बेसल मेम्ब्रेन। और ये वाली साइड्स के जो हैं दीज आर दी लेटरल मेम्ब्रेन। और लेटरल मेम्ब्रेन जो है वो टाइट जंक्शंस के साथ एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, जॉइंट होते हैं। फॉलिकुलर सेल्स थायरोसाइट्स में अबंडेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स और वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ थायराइड हार्मोन की बात की जाए तो इट इन्वॉल्व्स 8 बेसिक स्टेप्स। और हर स्टेप को हम जो है वो आगे थोड़ा थोड़ा देखते हैं। मैं आपको जो है वो एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ सारे स्टेप्स।
पहले अगर एक दफ़ा स्टेप्स को देख लिया जाए तो थायरोग्लोबुलिन प्रोडक्शन, सेकंड इज़ द आयोडाइड ट्रैपिंग, यानी आयोडाइड जो है वो एज ए रॉ मटेरियल काम करेंगे हार्मोन, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस में। थर्ड स्टेप इज़ आयोडीनेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन इन द ल्यूमन। फोर्थ इज़ T3 एंड T4 फॉर्मेशन एंड स्टोरेज। नेक्स्ट पिनोसाइटोसिस, फिर जो है वो डाइजेशन ऑफ कोलाइड विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स एंड सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन टू फ्रॉम ब्लड टू द टारगेट साइज। सबसे पहला स्टेप है थायरोग्लोबुलिन के प्रोडक्शन। फोलिकुलर सेल, थायराइड फोलिकुलर सेल्स का जो न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से स्पेशल मैसेंजर आरएनए की कॉपी बनाएगा। मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन के प्रोसेस से जो है वो बनाएंगे अमीनो एसिड्स, बनाएंगे प्रोटीन्स, बनाएंगे। वो प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फर्दर जो प्रोसेस कर दी जाएगी और कन्वर्जन के बाद वो थायरोग्लोबुलिन बना दी जाएगी, स्पेशल प्रोटीन बना दी जाएंगी और उसके बाद जो है उनको वेसिकल की फॉर्म में रिलीज़ कर दिया जाता है। जैसे कि हमें नज़र आ रहे हैं, ये थायरोग्लोबुलिन के वेसिकल्स हैं जो कि फिर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू एपिकल मेम्ब्रेन से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं ल्यूमेन में। सेकंड स्टेप है आयोडाइड ट्रैपिंग। अब आयोडाइड आयन जो हैं वो हमारे प्रेजेंट हैं डाइट में, जीआईटी के थ्रू वो जो है ब्लड में आते हैं। ब्लड से आयोडाइड आयन जो है वो थायराइड फोलिकुलर सेल्स के अंदर मूव करने के लिए, क्योंकि थायराइड आयन जो है दे आर आयनिक स्पीशी हैं, तो इनके ऊपर जो है वो चार्ज होता है, इस वजह से खुद से ये इस मेम्ब्रेन को, बेसल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। इनके लिए स्पेशल ट्रांसपोर्टर, दैट इज़ द सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, बेसल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है। उससे जो है आयोडाइड आयन थायराइड फोलिकुलर सेल के अंदर आएंगे, मूव करेंगे। वहाँ से पेंड्रिन प्रोटीन जो कि एपिकल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, एंड पेंड्रिन इज़ अ हाइड्रोफोबिक प्रोटीन, ये इसको हेल्प करेगी आयोडाइड आयंस को, मॉलिक्यूल्स को, ताकि वो जो है वो ल्यूमन में उनको सेक्रेट कर दिया जाए। इस तरह से अब थायरोग्लोबुलिन भी प्रोड्यूस हो चुकी है और आयोडाइड जो है वो ब्लड से थायरोफोलिकुलर सेल को क्रॉस करके अब आ चुके हैं ल्यूमन के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा, आयोडाइड आयन की ऑक्सीडेशन होगी एक्टिव स्टेट में। अब ये ऑक्सीडेशन जो है वो थायराइड टीपीओ, थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम है जो कि एपिकल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है। उसके अंडर आयोडाइड आयन जो है वो ऑक्सीडेशन के थ्रू आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इज़ आयोडीनेशन। अब आयोडीनेशन जैसे कि नज़र आ रहा है कि जनाब जो है आयोडीन ऐड होगी। अब आयोडीन किस में ऐड होगी? थायरोग्लोबुलिन की आयोडीनेशन होगी। थायरोग्लोबुलिन के ऊपर, थायरोग्लोबुलिन इज़ अ स्पेशल प्रोटीन जिसमें जो है वो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, और उनमें स्पेशल जो है टायरोसिन अमीनो एसिड, दैट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल 20 अमीनो एसिड्स, वो है टायरोसिन। उसके ऊपर जाके आयोडीन ने टायरोसिन के रिंग के ऊपर जाके अटैच होना है। अब आयोडीन का अगर एक मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होता है, अगर एक आयोडीन ऐड होगा तो इट विल लीड टू दी मोनोआयोडोटायरोसिन, और अगर दो आयोडीन जाके अटैच होंगे टायरोसिन के रिंग के ऊपर तो इट विल गिव राइज टू डाईआयोडोटायरोसिन। इस तरह से जो है वो DIT एंड MIT बन जाएंगे। अब DIT और MIT के बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा इनका कंजुगेशन का, या आप कह सकते हैं कपलिंग का। अब कपलिंग किसकी होगी? DIT और MIT जो बने हैं उनकी। अगर एक DIT यानी कि डाईआयोडोटायरोसिन कपल करता है, कंजुगेट करता है मोनोआयोडोटायरोसिन के साथ, तो डाई एंड मोनो विल गिव राइज टू ट्राई। तो इसका मतलब ये है कि ट्राई आयोडोथायरोनिन बन जाएगा।
और अगर DIT और DIT के दरमियान कॉन्जुगेशन रिएक्शन होता है, कपलिंग रिएक्शन होता है, तो डाई एंड डाई विल गिव राइज टू टेट्रा, यानी कि टेट्रा आयोडोटायरोसिन बन जाएगा। इस तरह से DIT और MIT जो हैं वो थायरोग्लोबुलिन जो प्रोटीन है उसके ऊपर जाके बन चुके होंगे। और अब ये T3 और T4 जो हैं वो थायरोग्लोबुलिन का एक पार्ट बन चुके हैं और कोलाइड यानी कि वो कोलाइड का पार्ट बन चुके हैं और कोलाइड में स्टोर कर दिए जाएंगे। जब अपॉन से स्टिमुलेशन या बॉडी में जब जो है वो